नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी महामंत्रियों की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक। 5 राज्यों की चुनावी तैयारियों पर बैठक में मंथन हुआ है। दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। पीएम बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुरुवार को गृह मंत्री के दौरे के बाद पीएम का दौरा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश जाएंगे। राहुल गांधी शाहजहांपुर में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस शाहजहांपुर में जन आक्रोश रैली करने जा रही है। चौथी बड़ी खबर, कनाडा के मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कनाडा के आरोप निराधार हैं, एस जयशंकर ने कहा। विदेश मंत्री ने कहा उग्रवादियों के प्रति कनाडा का रवैया नरम है। पांचवी बड़ी खबर, एस जयशंकर ने कहा कनाडा मामले पर अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की। हमने कनाडा सरकार से सबूत भी मांगे थे, एस जयशंकर ने कहा। विदेश मंत्री ने कहा ट्रूडो ने आरोप लगाए लेकिन सबूत नहीं दिए। छठी बड़ी खबर है, सुखपाल खेरा के बाद मनप्रीत बादल पर एक्शन। चंडीगढ़ में मनप्रीत बादल के आवास पर छापे पड़े हैं। मनप्रीत बादल की तलाश में विजिलेंस विभाग की छापेमारी। सातवीं ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे को राहत मिली है। उगाही के एक मामले में वाजे को जमानत मिली। कारोबारी ने वाजे और उनके साथियों पर वसूली का आरोप लगाया था। आठवीं बड़ी खबर, अयोध्या में 30 सितंबर तक बजरंग दल की शौर्य यात्रा। शौर्य यात्रा के लिए चारों प्रांतों के रथ रवाना किए गए। 10 अक्टूबर को काशी में जनसभा के साथ यात्रा का समापन होगा। और नौवीं बड़ी खबर, अच्छी खबर है ये, छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव आया है। 5 साल की आरडी पर 6.5% से बढ़कर 6.7% ब्याज दर होगी। ब्याज की नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब यह देखना जरूरी है कि फिक्र आपकी में वो कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में हैं। पहली खबर, आतंकी निज्जर के बेटे की गवाही होगी जो कनाडा के पीएम ट्रूडो की पोल खोल देगी। दूसरी खबर, हिंद महासागर में जिनपिंग का खौफ दिखाएंगे आपको। भारत की किस मिसाइल से ड्रैगन की सांसें अटकी हुई हैं। तीसरी खबर, पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज मुश्ताक की जहरीली स्पिन दिखाएंगे। कैसे विश्व कप से पहले नया विवाद खड़ा हो गया है। चौथी खबर, क्या बंगाल के गवर्नर की कोई जासूसी कर रहा है। बुलेटिन में पड़ताल इसकी भी होगी। पांचवी खबर, दुनिया के खतरनाक बॉर्डर पर इलॉन मस्क के रिपोर्टर अवतार की होगी। लेकिन पहले आज की सबसे बड़ी टॉप स्टोरी ये है, जरा ध्यान से देखिए। किसने पोल खोल दी इनकी? आतंकी के बेटे ने ट्रूडो की पोल खोल दी। एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। आतंकी निर्जर पर विस्फोटक खुलासा, क्योंकि इसके बाद आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि भारत को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के तेवर क्यों ढीले पड़ गए हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री ने कनाडा के सवाल से किनारा क्यों किया है। यह खबर हम आपको आगे विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको निज्जर के बेटे बलराज सिंह से मिलाते हैं। उसका एक इंटरव्यू इन दिनों कनाडा से लेकर भारत तक सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले उसने कनाडा के स्थानीय अखबार वैंकूवर सन से खास बातचीत की थी। इस इंटरव्यू में उसने जो कबूला, उससे साबित हुआ कि आतंकी निज्जर असल में, ध्यान दीजिएगा, जो उसने इंटरव्यू दिया उससे साबित हुआ कि आतंकी निज्जर असल में कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस में टॉप लेवल का एजेंट था और भारत के खिलाफ कनाडा का एक प्रमुख टूल था। चौंक गए आप? और चौंकिए रिपोर्ट देखकर। आतंकी निज्जर के बेटे बलराज सिंह ने कनाडा में 19 सितंबर को वैंकूवर सन नाम के स्थानीय अखबार को इंटरव्यू दिया था। आपको उस एक्सक्लूसिव बातचीत का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। हेडलाइन देखिए, अंग्रेजी में लिखा है, हत्या के पहले हरदीप निज्जर CSIS यानी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस से हर हफ्ते मुलाकात करता था और ट्रूडो ने उसी निज्जर की हत्या का लिंक भारत से जोड़ा। ये हेडलाइन निज्जर के बेटे बलराज सिंह के हवाले से बनाई गई, यानी ये उसका दावा है। मेरे पिता कनाडा की इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारियों के साथ सप्ताह में 1 या 2 बार जरूर मिलते थे। 18 जून को हत्या हुई, उससे 1 या 2 दिन पहले भी ये मीटिंग हुई थी और
2 दिन बाद एक और बैठक प्रस्तावित थी। बलराज सिंह ने इस इंटरव्यू में सिर्फ यही सच नहीं कबूला, उसने ये भी माना कि पिछले साल इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारियों के साथ इसी तरह की एक बैठक हुई जिसमें वो खुद अपने पिता निज्जर के साथ शामिल हुआ था। इस खुलासे से क्या पता चला, ये भी समझिए। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर झूठा आरोप लगाया था कि निज्जर खालिस्तानी नागरिक था और ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में उसकी हत्या भारतीय एजेंट्स ने की थी, जबकि सच ये है कि निज्जर कनाडा की खुफिया एजेंसी के लिए एक एजेंट था जिसका इस्तेमाल खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने में किया जाता है। और ये विस्फोटक खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद निज्जर के बेटे ने किया। सवाल खड़ा यह होता है कि भारत के खिलाफ एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने में कनाडा का क्या इंटरेस्ट है। फिर सवाल खड़ा यह होता है कि कनाडा के पीछे कौन है। 21 सितंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची, ये हमने आपको दिखाया था इंटरव्यू, उन्होंने कनाडा के पीएम के आरोपों का जवाब दिया था। उस समय उन्होंने 2 बातें साफ साफ कही थी। पहली ये कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का पनाहगाह बन चुका है, और दूसरी ये कि भारत में कनाडा के कई राजनयिक भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल। 25 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सभा को संबोधित किया, बिना कनाडा का नाम लिए। यह कहा कि सियासी सहूलियत के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत है। निज्जर के बेटे के कबूलनामे के बाद कनाडा पर भारत के ये दोनों बड़े आरोप ही अब अंतिम सत्य जैसे हैं, जिसका एहसास ट्रूडो को भी है कि भारत से लेकर अमेरिका तक उनकी साजिशों की पोल खुल चुकी है, इसीलिए उनके तेवर नरम पड़े हैं और वो अब भारत की तारीफों में कसीदे पड़ रहे हैं। ये देखिए जरा। ये बेहद अहम है कि कनाडा और उसके सहयोगी वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए उसके साथ रचनात्मकता और गंभीरता से जुड़े रहें। सुना आपने भारत को लेकर जस्टिन ट्रूडो के तेवर कैसे नरम पड़े, लेकिन ये शुरुआती हिस्सा है, अब आगे भी सुनिए। भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक खिलाड़ी है, और जैसा कि हमने पिछले साल मिलकर इंडो पैसिफिक रणनीति प्रस्तुत की थी, तो हम भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। निज्जर की हत्या जून में हुई थी। ट्रूडो ने इसी सितंबर महीने में संसद को संबोधित करते हुए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। कहा था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ है, लेकिन यही ट्रूडो अब कह रहे हैं कि भारत उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, अहम जियोपॉलिटिकल प्लेयर है और कनाडा भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। तो सवाल है कि इस बीच ऐसा क्या हुआ कि उनके सुर अचानक से बदल गए। ये समझने के लिए आपको वॉशिंगटन डीसी में हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की द्विपक्षीय वार्ता का सार समझना होगा। भारत और अमेरिका में रक्षा, अंतरिक्ष और क्लीन एनर्जी पर मिलकर काम करने को लेकर चर्चा हुई। नई दिल्ली में हुए G20 समिट और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर बातचीत हुई। अमेरिका की नजर में भारत की अहमियत जानकर ट्रूडो को शायद झटका लगा होगा और शायद इसी के बाद वो भारत से रिश्तों की दुहाई देने लगे। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसको अच्छी तरीके से पता है कि उसके लिए कौन जरूरी है, और अमेरिका को इस बात का अंदाजा है कि दुनिया में जिस तरीके से बदलाव आ रहा है इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली, कनाडा भारत से ज्यादा जरूरी नहीं है। अमेरिका के लिए भारत ज्यादा जरूरी है। अब यहां सवाल है कि क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच द्विपक्षीय वार्ता में कनाडा का मुद्दा भी उठा। भारत में सुबह से इस पर कयास लगाए जा रहे थे। शाम को हडसन इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में पहुंचे एस जयशंकर ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हां, कनाडा के मुद्दे पर उनकी अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से बात हुई है और ब्लिंकन से भी। यह बताने से पहले एस जयशंकर ने कनाडा की पोल भी खोली। उन्होंने अमेरिका को बताया कि 80 के दशक से लेकर अब तक कैसे कनाडा में लगातार खालिस्तान मूवमेंट को हवा दी जाती रही है, किस तरह भारत विरोधी साजिशों के लिए कनाडा की जमीन का इस्तेमाल आज भी हो रहा है, जिस पर भारत का पक्ष हमेशा कनाडा की सरकार ने अनसुना किया है।
So your question, did I speak about it with Jake Sullivan and Tony Blinken? Yes, I did. And? No. Let's put it this way. They obviously shared, U.S. views and assessments on this whole situation. And I explained to them at some length, what I gave you was a summary of the concerns which I had. So I think hopefully we both came out of those meetings better informed. यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अमेरिका को नहीं पता होगा, यह बात क्लियर है। लेकिन अगर एस जयशंकर इस देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने खुलकर इस विषय में अमेरिका को बताया है, तो यह बदले भारत की तस्वीर है जो अपना स्टैंड एकदम क्लैरिटी से रख रहा है, आंख में आंख डालकर बता रहा है कि यह गलत हो रहा है, इसका साथ मत दीजिए। भारत का स्टैंड क्लियर है और ट्रूडो को अगर भारत के साथ संबंध सुधारने हैं, भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो उन्हें एक काम सबसे पहले करना होगा, अपनी जमीन का इस्तेमाल खालिस्तान मूवमेंट के लिए बिल्कुल नहीं होने देना है और भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले वांटेड आतंकियों का प्रत्यर्पण करना होगा। लेकिन क्या ट्रूडो ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? कनाडा में जो कुछ चल रहा है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है। ट्रूडो के पॉलिटिकल कंपल्शंस, उनका सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि वो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनसे अपनी दूरी को बना के चले। हालांकि वहां की जमीनी हकीकत अलग है। ट्रूडो के बदले सुर के बीच 2 दिन पहले आतंकी पन्नू ने कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ जहर उगला था। उसने गीदड़ भपकी दी थी कि वो अहमदाबाद में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप में गड़बड़ी फैलाएगा। उसने रिकॉर्डेड मैसेज में यह भी कहा था कि भारत में वर्ल्ड कप नहीं होगा, टेरर कप होगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम से 28 सितंबर को अहमदाबाद में यूके के कंट्री कोड वाले नंबर से धमकी भरी कॉल आई। इसके बाद अहमदाबाद की पुलिस हरकत में आई और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में जांच जारी है। पन्नू के खिलाफ एक और एक्शन की तैयारी है। कनाडा तो भारत के आक्रामक तेवर से बैकफुट पर है, जो कि हमें दिख रहा है। अब चीन को दम दिखाने की बारी है, बल्कि हमारा दम देखकर ही उसकी हालत खराब है, क्योंकि चीन बार बार भारत को उकसाने से बाज नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान से आमना सामना करने की हिम्मत तो अब चीन में बची नहीं है। चीनी सेना आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे जहाज की आड़ में अपनी जासूसी का जाल बिछा रही है। चीन का जासूसी जहाज शी-6 एक बार फिर हिंद महासागर में उतर चुका है। यह धीरे धीरे दबे पांव कोलंबो की तरफ बढ़ रहा है। 1 साल में दूसरी बार हुआ है। आखिर भारत ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे चीन की हालत खराब है? ये रिपोर्ट देखें। हिंद महासागर की लहरों पर हिचकोले खाता ये चीनी जहाज नहीं, बल्कि जिनपिंग का डर है। चीनी जहाज शी-6 हिंद महासागर में उतर चुका है, धीरे धीरे कोलंबो की तरफ बढ़ रहा है। इसकी टाइमिंग ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। यह जहाज ऐसे वक्त में श्रीलंका की तरफ बढ़ा है जब भारत एक बार फिर मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। टेस्ट के लिए बंगाल की खाड़ी में नोटाम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी है। 5 से 9 अक्टूबर तक लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के लिए बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर तक नो फ्लाई जोन बनाए जाने की घोषणा की गई है। इस टेस्ट की जासूसी के इरादे से शी-6 हिंद महासागर में आ धमका है। चीनी जहाज शी-6 रिसर्च शिप है जिसका इस्तेमाल जासूसी में होता है। ये 60 दिन तक पानी में रह सकता है। इस जहाज पर 60 क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं और इसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे नवंबर तक श्रीलंकाई जल क्षेत्र में रहने की मंजूरी भी मिल चुकी है। 1 महीने से भारत की इस पर नजर है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ने भारतीय मिसाइल की खुफिया जानकारी जैसे उसकी स्पीड, एक्यूरेसी और रेंज का पता करने के लिए जहाज भेजा है। कोलंबो पहुंचने के बाद इस शिप की पहुंच दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकाने जैसे कि कलपक्कम, कुडनकुलम तक हो जाएगी। चीन के जासूसी जहाजों में हाईटेक ईव्सड्रॉपिंग इक्विपमेंट यानी छिपकर सुनने वाले उपकरण लगे हैं। यानी श्रीलंका के पोर्ट से ये भारत के अंदरूनी हिस्सों तक की जानकारी जुटा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के जासूसी जहाज के आने से भारत बैलिस्टिक मिसाइल का यूजर ट्रायल टाल सकता है। दरअसल चीन की ये प्रेशर टैक्टिक्स है। भारत को अच्छी तरीके से पता है, भारत इन सारी चीजों को प्रीएम्प्ट पहले से कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, जितना चीन एक्सटर्नल प्रेशर दिखाता है, चाहे वो भारत हो या ताइवान के एयर स्पेस में जो वायलेशन चल रहा है वहां पर हो, उससे पता लगता है कि चीन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ है। वैसे चीन के पास ऐसी सैटेलाइट भी है जिससे वो जासूसी कर सकता है। जहाज के जरिए जासूसी कर वो बार बार भारत को उकसाने का काम करता रहता है। ये कह सकते हैं कि भारत के आक्रामक इरादों से डरता है। पिछले 8 सालों में चीन ने हिंद महासागर में 6 बार जासूसी की कोशिश की। ये पूरी क्रोनोलॉजी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। प्लेट ऑन, देखिए जरा बात। साल 2023 में 5 से 9 अक्टूबर के बीच भारत बंगाल की खाड़ी में मिसाइल टेस्ट करने वाला है। चीन की हालत खराब है। चीन का जासूसी जहाज शीयान 6 हिंद महासागर में। साल 2022 में जब भारत बंगाल की खाड़ी में मिसाइल टेस्ट कर रहा था, हिंद महासागर में चीन का जासूसी शिप युआंग वांग 6 देखा गया। 2022 में ही 16 से 22 अगस्त के बीच चीन का जासूसी शिप युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बम टोटा पोर्ट पर रुका था। साल 2020 में 4 से 6 चीनी रिसर्च शिप हिंद महासागर क्षेत्र में देखे गए। 2019 में चीनी नेवल शिप अंडमान द्वीप समूह के पास आया। भारतीय नेवी चेतावनी देकर जाने को कहती है। 2014 में चीनी पनडुब्बी चांगझोंग 2 कोलंबो के पास हम्बम टोटा के पास आ गई थी। चीन को भारत से डर लगता है, इसीलिए उसकी जासूसी करता है। जिनपिंग को भला अपने देश के लोगों से कैसा डर है? खासकर अपने छात्रों से चीनी सरकार क्यों घबरा रही है? अब आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें मेरे बगल में देखने वाले हैं, इन तस्वीरों में चीनी सुरक्षा कर्मी सड़क पर चलते, मेट्रो ट्रेन में आते जाते लोगों के मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं। याद होगा कोरोना काल में भी यही किया था। हालांकि ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चीन की सरकार लोगों के फोन की जांच करवा रही है। सड़क पर पैदल चलने वालों के फोन चेक किए जा रहे हैं। लोगों के मोबाइल फोन से जिनपिंग को मिर्ची क्यों लगी? अब यहां पर कौन सी सीक्रेसी चल रही है, इस रिपोर्ट में देखें। चीन आर्थिक मंदी, बेरोजगारी के बुरे दौर से गुजर रहा है। जिनपिंग को डर है कि उनके मुल्क की सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए। इस डर के चलते चीन में आपातकाल जैसे हालात हैं। चीनी सरकार ने लोगों के मोबाइल फोन चेक करने के आदेश दिए हैं। आदेश के मुताबिक हर फोन की बारीकी से जांच को कहा गया है। देश में बैन ऐप्स इस्तेमाल करने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है। आईडी, परिवार की डिटेल्स ली जा रही हैं। अगर कोई बैन ऐप इस्तेमाल करता पाया गया तो मौके पर ही उसकी फोटो ली जाएगी। उसे अपना फोन नंबर देना होगा। बैंड ऐप के इस्तेमाल पर माफीनामा भी देना होगा। अगर कोई इसका विरोध करेगा तो सुरक्षाकर्मी जबरदस्ती करने से भी बाज नहीं आएंगे। चीनी सरकार मोबाइल फोन की जांच क्यों कर रही है, ये भी जान लीजिए। चीन में एक्स, यूट्यूब, टेलीग्राम, पोटैटो, शैडो रॉकेट जैसे ऐप्स बैन हैं। लिहाजा चीनी सरकार देखना चाहती है कि लोगों के फोन में बैंड ऐप्स तो नहीं है, कोई डेटा ट्रांसफर तो नहीं कर रहा। यूनिवर्सिटी के छात्रों पर खास तौर से फोकस किया जा रहा है। फिलहाल सिर्फ शंघाई में ही जांच के आदेश दिए गए हैं। जिनपिंग को डर है कि अगर उनके मुल्क का भेद खुला तो पूरी दुनिया में बेहद किरकिरी होगी। वैसे भी वहां पर आजकल हालात कुछ ज्यादा ही खराब है। इकोनॉमी खराब है, 2 मंत्री गायब हैं, जिनपिंग खुद भी बड़े दिनों से गायब हैं। जिनपिंग अपने देश की असलियत छिपाने की लाख कोशिश करें, लेकिन सच तो 100 दरवाजों के पीछे भी नहीं छिपता, बाहर आ ही जाता है।
जैसे चीन का एक और कड़वा सच दुनिया के सामने आ गया है। यह सच आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कभी आपने सुना है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस दिया, बाद में वही बोनस उनसे वापस मांग लिया? सही सुना आपने, चीन की सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को दिया हुआ बोनस वापस मांग रही है। अंदाजा लगाइए हड़प नीति पर चलने वाले चीन की हालत क्या हो गई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को ये दिन देखने होंगे जिनपिंग ने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों को अपना बोनस वापस लौटाना पड़ेगा, इसका उनको अंदाजा तक नहीं होगा। चीन के जियांगसू प्रांत के यांगझाओ शहर में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया गया है। इसके तहत उन्हें 2021 में मिला बोनस वापस लौटाना होगा। मार्च 2024 तक बोनस लौटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। ये दावा चीनी विसल ब्लोअर और मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जैंग ने ट्वीट कर किया है। बोनस वापस लेने के लिए 2 तरीके अपनाए जाएंगे। पहला, परफॉर्मेंस बोनस का आधा हिस्सा एक बार में ही काटा जाएगा। दूसरा, बचा हुआ हिस्सा सैलरी से हर महीने कटेगा, जो 6 महीने तक जारी रहेगा। इस आदेश में उन कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा गया जो रिटायर हो चुके हैं या उनका दूसरे शहर में ट्रांसफर हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन की यह हालत क्यों हुई। दरअसल चीन इस वक्त धीमी विकास दर, रिकॉर्ड बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, कमजोर मुद्रा और कमजोर निर्यात से जूझ रहा है। चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में जिनपिंग सरकार का खजाना खाली है, वो लोगों की जेब काटने से भी बाज नहीं आ रही। अब खबर एकदम अलग, क्रिकेट के महाकुंभ यानी वर्ल्ड कप की। लेकिन वर्ल्ड कप में ये साहब, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? मुझे याद है वो दौर जब ये एक जमाने में बॉलिंग कोच हुआ करते थे और बॉब वुल्मर वाला कांड हुआ था। अब मैंने जो बोला है, अगर ये सुनेंगे तो इनको पक्का मिर्ची लगेगी। हम क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं जिसके लिए टीमें भारत पहुंच चुकी हैं, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी हर तरफ चर्चा होने लगी। ये खबर हम आपको बताएं उससे पहले आप इस खिलाड़ी को पहचान लीजिए। अपने टीवी स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो 90 के दशक में पाकिस्तान के मशहूर स्पिनर मुश्ताक अहमद रहे, जिनकी सचिन ने बहुत पिटाई लगाई है। अपने दौर में ये खिलाड़ी पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाजी की रीढ़ कहे जाते थे, लेकिन सचिन ने इनकी बहुत पिटाई लगाई। मैदान पर उनकी फिरकी का जादू चलता था, लेकिन सचिन ने इनकी बहुत पिटाई लगाई। लेकिन अब मुश्ताक अहमद मैदान से दूर हैं और आजकल वर्ल्ड कप मैच के बहाने चैनलों पर जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्हें जब भी मौका मिलता है तो वो भारत के खिलाफ विष उगलने से बाज नहीं आते हैं। 5 अक्टूबर यानी एक हफ्ते बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। अभी अलग अलग टीमों के बीच वार्म अप मैच खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ हैदराबाद में है। हैदराबाद, सोचिए जरा। इसके बाद 10 अक्टूबर को वो इसी शहर में श्रीलंका से भिड़ेगा और 14 अक्टूबर को वो दिन है जिसका इंतजार क्रिकेट के दीवाने बेसब्री से कर रहे हैं। यही वो तारीख है जब अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच होगा। और इन्हीं 2 शहरों का नाम लेकर मुश्ताक अहमद बेतुकी बातें कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की टीम जब भारत आई तो कैसे खिलाड़ियों का वेलकम हुआ, अब जरा यह भी देखिए आप। अतिथि देवो भव को मानने वाला भारत जब स्वागत करता है तो दिल खोल कर करता है, दिल में प्यार भरा होता है। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी क्रिकेटरों को देखने भारी तादाद में फैंस थे। भारी सिक्योरिटी के बीच उनको होटल पहुंचाया गया, वहां भी अंग वस्त्र और तालियों से उनका स्वागत हुआ। बाबर आजम के गले में भगवा गमछा दिखा तो बाकी खिलाड़ियों का भी इसी तरह ग्रैंड वेलकम हुआ। हैदराबाद में मिले प्यार से खिलाड़ियों की आंखें चौंधिया गईं, पाकिस्तान की आवाम भी दंग रह गई। पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल में नफरत है। पूर्व क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ही नहीं बल्कि जहर उगलने वाले दूसरे किरदार खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ज़का अशरफ है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो भारत को दुश्मन मुल्क कह रहे हैं। ज़का अशरफ का ये वीडियो वायरल होते ही पाकिस्तान में हंगामा खड़ा हो गया। लोग अपने क्रिकेटर्स की मेहमान नवाजी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। ऐसे में जब क्रिकेट बोर्ड के मुखिया ये ने जहरीला बयान दिया तो पाकिस्तान जनता जो है वो उन पर भड़क गई। उनके बयान को फिजूल और गैर जरूरी बताया।
क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन देखिए पाकिस्तान के कुछ लोग, कुछ खिलाड़ी कैसे भड़काऊ और नफरत भरी भाषा बोल रहे हैं। अब फिक्र की एक ऐसी खबर जिसे दिखाने से पहले अगर हम आपसे ये पूछें कि कोई है, किसी की नजर आप पर है, आपके फोन पर है, फोन के जरिए होने वाली आपकी बातचीत पर है, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सब सुना जा रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब ये कि आपके फोन की टैपिंग हो रही है, आपको ट्रैक किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं कि हम एक आम आदमी हैं, शायद हमारे साथ ऐसा कोई कर रहा होगा, लेकिन यह आरोप है कि कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ हो रहा है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंता जताई है। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि गवर्नर हाउस में बगिंग और टैपिंग की जा रही है, उनकी जासूसी हो रही है। सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है और कहा है कि उन्हें डर है कि उन्हें टैप और ट्रैक किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने राजभवन की पहली मंजिल से कोलकाता पुलिस को हटाने के लिए कह दिया है। अब तक राजभवन की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बंगाल पुलिस के पास थी। मामले की गंभीरता को आप इस आदेश से भी समझ सकते हैं कि गवर्नर ने एक साथ कई सुरक्षा निर्देश भी जारी किए हैं। गवर्नर हाउस की पहली और दूसरी मंजिल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी अलग एजेंसी को दी गई है। क्या है यह आदेश, किस सुरक्षा एजेंसी को दी गई गवर्नर हाउस की जिम्मेदारी, यह सब आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले राज्यपाल के जासूसी की वो खबर देखिए जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। ये है पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस और ये है कोलकाता में पश्चिम बंगाल का गवर्नर हाउस और ये है पश्चिम बंगाल की पुलिस जो अब तक गवर्नर हाउस की हर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती रही है। लेकिन अब जिस राज्य के सीवी आनंद राज्यपाल हैं, उसी राज्य की पुलिस पर इन्हें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। लिहाजा कोलकाता पुलिस को राजभवन से हटाया जा रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद ने इसके लिए राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। राज्यपाल महोदय को डर है कि उनकी टैपिंग और ट्रैकिंग की जा रही है। ऐसे में राजभवन में सुरक्षा उपायों का इंतजाम करने, कोलकाता पुलिस को हटाए जाने और उनकी सुरक्षा के रेजिडेंशियल इलाके में सीआरपीएफ जवानों को तैनात करने की मांग की गई है। मांग ये भी की गई है कि राजभवन में जैमर और आधुनिक सुरक्षा उपकरण भी जल्द लगाए जाएं। महामहिम की इस चिंता के बाद आनन फानन में पूरे परिसर की डीप बगिंग की गई है ताकि गवर्नर हाउस में किसी भी तरह से कोई जासूसी ना कर सके। अब आदेश जारी हुआ है कि पुलिस राजभवन के सिर्फ एंट्री एग्जिट पॉइंट पर तैनात रहेगी। ग्राउंड फ्लोर और गार्डन तक ही कोलकाता पुलिस रहेगी। यही नहीं, राजभवन में तैनात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगातार बदलेगी। फिलहाल कोलकाता के गवर्नर हाउस में पुलिस के लगभग 60 कर्मी तैनात हैं। राज्यपाल की चिट्ठी के बाद कोलकाता पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ बैठक की है जिसमें राजभवन की पहली मंजिल पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती का फैसला किया गया है, क्योंकि राजभवन की पहली मंजिल पर ही गवर्नर का रेजिडेंशियल क्वार्टर और दफ्तर है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की सुरक्षा बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यपाल सीवी बोस को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। लेकिन अब इस पर बंगाल में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और टीएमसी के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। हमारे फ़ोन टैपिंग होता है, हमारे कोई भी कुछ हम लोग बोलते हैं। इलेक्शन का टाइम में भी जब वेस्ट बंगाल सिक्योरिटी था विधानसभा इलेक्शन में, तब भी बातों चला जाता था, बाहर हो जाता था। और सिर्फ हमारा बात नहीं है, ये तो टीएमसी का फ़ोन भी टैपिंग होता है। टीएमसी का जो लीडर्स है उनका फ़ोन भी टैपिंग होता है। ये तो नॉर्मल बात है। पुलिस मंत्री ममता बनर्जी का तो यही काम है, पुलिस को इस चीज़ में मुँह लगाया है कि राज्यपाल कहाँ जाता है, क्या बात करता है, इसी के लिए लगाया गया। राज्यपाल खुद करेंगे कि उनके ऊपर जासूसी हो रहा है। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है उनके ऊपर जासूसी करने की लिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। और कहीं ना कहीं उनका जो कभी कभी राजनीतिक स्टेटमेंट जो लिखता है, ये उनकी चेयर की जो गरिमा है उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अपने राजनीतिक जो थॉट्स है इनको
अलग रखना है। और जासूसी करके क्या होगा, उनके कोई जासूसी नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि राजनेताओं के फोन की टैपिंग और जासूसी की खबरें देश में 80 के दशक से आने लगी थी। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दफ्तर में जासूसी की खबरें सामने आई थी। उस वक्त जासूसी के आरोप में 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। जासूसी में 3 साल बाद 1988 में कर्नाटक के सीएम रामकृष्ण हेगड़े की कुर्सी चली गई थी। उन पर राजनीतिक विरोधियों के फोन टैप करने का आरोप लगा था। कहा जाता है 1991 में चंद्रशेखर पर राजीव गांधी की जासूसी कराने का आरोप लगा था। राजीव गांधी के घर के बाहर से 2 कांस्टेबल पकड़े गए थे। साल 2010 में भी तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कार्यालय में जासूसी की खबर सामने आई थी। उनके दफ्तर में 16 अहम जगहों पर कुछ चिपकने वाले पदार्थ पाए गए, जबकि इसी साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दावा किया कि उनके फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही। बिहार से पंजाब तक सियासी माहौल इस तरह बदला है कि इसने इंडिया गठबंधन पर कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। विपक्षी गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन, यह सवाल एक बार फिर पिटारे से बाहर आ गया है। ताज्जुब है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग आरजेडी की तरफ से हुई है। दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेड़ा की गिरफ्तारी ने भी इंडिया गठबंधन में तल्खी बढ़ा दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। मामला काफी आगे बढ़ गया है। आज इसे लेकर अरविंद केजरीवाल को सफाई देनी पड़ी। ये 2 ताजा सबूत हैं जो बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सिर्फ यही 2 मामले नहीं है। किस तरह इंडिया गठबंधन की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताकर आरजेडी ने किस तरह सियासी घमासान छेड़ दिया, आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। यह तस्वीर पटना के फुलवारी शरीफ की है। नीतीश कुमार सिर पर फूल और चादर की टोकरी रखे खानख्वा मुजीबिया दरगाह पहुंचे थे। वहां उन्होंने चादर पोशी की। इस दौरान दरगाह में आरजेडी के कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार के अगला प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांगी। दुआ की कि बिहार में अमन व अमान रहे और उनके लिए दुआ की गई कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने, इसकी दुआ यहाँ की गई और लोगों ने आमीन कहा। अगर ये सुनकर आप चौंक गए तो थोड़ा दिल थामिए, क्योंकि फुलवारी शरीफ में दुआ का ऐसा असर हुआ कि कुछ ही घंटे में आरजेडी नेताओं के सुर बदल गए। INDA सहमति बने या न बने, बिहार का प्रधानमंत्री हो, ये मेरी अपनी इच्छा है, अपनी मांग है और मैं चाहूंगा कि बिहार का लोग नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री हो। भाई वीरेंद्र मीडिया के कैमरों के सामने बता रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो। वो आरजेडी के छोटे नेता नहीं है, लालू यादव के करीबी है, इसलिए उन्होंने ऐसे ही हवा में कोई बात कह दी होगी, ऐसा नहीं लगता। तो फिर सवाल है कि क्या ऐसा बयान लालू यादव के इशारे पर दिया गया या फिर लालू यादव ने राजनीति की कोई टेढ़ी चाल चल दी है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले तक लालू ही थे जो राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का दूल्हा बता रहे थे। अभी भी समय गया दिखता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए, बात मानिए। राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे। तो अचानक इस पलटी के क्या मायने हैं, ये सोचकर इंडिया गठबंधन में खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने वाले भी चकरा गए हैं। तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना है। भाई वीरेंद्र की बातों पर आरजेडी ने मोहर लगा दी। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने और लंबी लकीर खींच दी। कोई दुआ कर रहा है तो इसमें कोई बुराई है नहीं। एक बिहारी होने के नाते हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार से कोई प्रधानमंत्री बने। आदरणीय नीतीश कुमार जी में वो क्षमता है, वो योग्यता है, वो अनुभव है,
वो प्रधानमंत्री बने। फुलवारी शरीफ में चादर पोशी और आरजेडी नेताओं के बयानों ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। बीजेपी ने नीतीश कुमार बनाया और आज मुख्यमंत्री अगर हैं तो बीजेपी का एहसान मंद रहे। आरजेडी का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, इसलिए विरोधी प्रधानमंत्री वाले बयानों पर तंज वाले तीर छोड़ रहे हैं। लोकसभा में आरजेडी का 0 लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री कौन देश का होगा ये तय करेंगे। आरजेडी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताकर कांग्रेस को भी टेंशन दे दी है, क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार राहुल गांधी को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी इंडिया गठबंधन की मजबूती के रास्ते का बड़ा रोड़ा बन गई है। यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री पद को लेकर अलग अलग सुर सुनाई दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शब्द ही विपक्ष के लिए मुश्किल सवाल नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के एक फैसले ने इंडिया गठबंधन की दो बड़ी पार्टियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब में दोनों पार्टियों के गठबंधन को लेकर बड़ी बात की। रंधावा ने कहा, आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में भी कांग्रेस के नेता अकेले 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। स्थिति यह है कि कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन केजरीवाल स्थिति कंट्रोल करने की बात कह रहे हैं। जिन्ना क्या है उन्ना चिर अलायंस नहीं होते, जिन्ना चिर सानू सपोर्ट नहीं करते तुसीं पार्लीमेंट। ये हुण अलायंस करनी साडे ते प्रेशर पा रहा, इहो जिही चीज़ां साडी पार्टी इन्हां चीज़ां तो डरदी नहीं, साडा अलायंस नहीं होएगा ना तो। इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा मुश्किल 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब और दिल्ली। केरल को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में कांग्रेस इस वक्त कमजोर स्थिति में है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है। यूपी में पहले समाजवादी पार्टी से लड़ाई थी, अब गठबंधन करना है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में टीएमसी से लड़ाई थी, अब गठबंधन करना है। पंजाब में विधानसभा में आम आदमी पार्टी से लड़ाई है, लोकसभा में गठबंधन करना है। दिल्ली में भी यही हाल है, आम आदमी पार्टी से लड़ाई है, अब गठबंधन करना है। केरल में दिक्कत यह है कि कांग्रेस की सीधी लड़ाई लेफ्ट से है। आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की स्थिति 9 दिन चले 2.5 कोस जैसी दिख रही है, क्योंकि पटना, बेंगलुरु और मुंबई की मैराथन बैठकों के बाद सिर्फ नाम इंडिया और कोऑर्डिनेशन कमेटी सहित 1-2 कमेटी का ही गठन हो सका है। गठबंधन क्या कि मुंबई बैठक में तय हुआ था कि समन्वय समिति, प्रचार समिति समेत तमाम समितियां बैठकें करके रणनीति बनाएंगी और जमीन पर गठबंधन मोदी सरकार से लड़ते हुए नजर आएगा। लेकिन 13 सितंबर को शरद पवार के घर समन्वय समिति की बैठक के बाद से सब ठंडा पड़ा हुआ है। TV9 भारत संवाददाता कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। 13 सितंबर को समन्वय समिति की पहली बैठक में जोर शोर से ऐलान किया गया था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में गठबंधन की बड़ी साझा रैली होगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर पेच फंसने के बाद इस साझा रैली को लेकर कोई जानकारी नहीं है। 18 जुलाई को बेंगलुरु की बैठक में इंडिया गठबंधन के लिए एक सचिवालय बनाने की बात हुई। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को दी गई, लेकिन अब तक ये ठंडे बस्ते में है। कहा जा रहा है कि ये फिलहाल समन्वय का काम कांग्रेस अध्यक्ष के घर से किया जा रहा है। 13 सितंबर को शरद पवार के घर समन्वय समिति की बैठक में 14 में से 13 मेंबर ही पहुंचे। सीपीएम की तरफ से कोई नहीं आया। बाद में सीपीएम ने सदस्य बनाने से ही मना कर दिया। इसकी वजह बंगाल में टीएमसी से लेफ्ट की सियासी अदावत मानी जा रही है। टीएमसी का भी यही हाल है। टीएमसी ने समन्वय समिति के लिए अभिषेक बैनर्जी का नाम तो दे दिया, लेकिन बाकी समितियों के लिए अब तक नाम ही नहीं दिया। इसकी वजह बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और लेफ्ट की बयानबाजी को माना जा रहा है। यह भी तय हुआ था कि हर पखवाड़े समन्वय समिति और प्रचार समिति समेत तमाम समितियों की बैठक होगी, लेकिन 13 सितंबर के बाद अगली बैठक कब होगी ये तय नहीं है। साथ ही मुंबई के बाद इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कब और कहां होगी ये भी तय नहीं है। ये भी कहा गया था कि मुंबई बैठक के बाद राज्यवार सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू हो जाएगी,
और अक्टूबर में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में इस पर चर्चा शुरू ही नहीं हुई है। मुझे लगता है थोड़ा टाइम दीजिए, हो जाना चाहिए, हो जाएगा। 23 जून को पटना की पहली बैठक में तय हुआ था कि जल्द ही गठबंधन के संयोजक और जरूरत पड़ने पर चेयरपर्सन का नाम तय होगा, लेकिन 3 बैठकों के बाद अभी तक दोनों नाम तय नहीं हो पाए हैं। इंडिया गठबंधन में कई मोर्चों पर संग्राम है। सबसे ज्यादा खटपट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी, कांग्रेस और डीएमके, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। वहां अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी पर हमले कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के स्पेन दौरे को फिजूल खर्ची कहा। फिर पश्चिम बंगाल में डेंगू को ममता निर्मित डेंगू कह दिया। इससे पहले टीएमसी जाति जनगणना को इंडिया गठबंधन के एजेंडे में शामिल करने का विरोध कर चुकी है। तमिलनाडु में सनातन धर्म को लेकर डीएम के नेताओं के रुख से दिल्ली में कांग्रेस टेंशन में है। डीएम के नेता लगातार सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने डीएमके के बयान से तो किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी को जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं लगातार। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कांग्रेस पर विरोधियों के खिलाफ सोशल मीडिया के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वायनाड सीट को लेकर भी कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने। सीपीआई के राज्यसभा सांसद पी संतोष कुमार ने कहा, राहुल गांधी को वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क, उनकी बात करते हैं, जो अपने नए नए एक्सपेरिमेंट के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। इस बार वो सिटीजन जर्नलिस्ट बने हैं। अरबपति इलॉन मस्क ने गुरुवार को ईगल पास का दौरा किया। यहां से वो सोशल मीडिया एक्स पर लाइव भी आए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय राजनेताओं और अधिकारियों से स्थिति के बारे में बात की। सुरक्षा बल के जवानों से मिले। मस्क जिस ईगल पास पर पहुंचे, वहां कई दिनों से बड़ी संख्या में प्रवासियों की भीड़ जुटी हुई है। दरअसल टेक्सास नेशनल गार्ड ने यहां नदी के आसपास तार लगा दिए हैं, जिससे लोग सीमा पार नहीं कर पा रहे हैं और बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। इमरजेंसी तक घोषित कर दी गई है। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं? क्या ये इलॉन मस्क का पॉलिटिकल मूव है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इलॉन मस्क भी पॉलिटिक्स में जाने की सोच रहे हैं और ये छोटे छोटे कदम, जिसको जापान में काइजन बोलते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं? बहरहाल आपके मन में सवाल होगा कि ईगल पास क्या है। ईगल पास टेक्सास में अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर का इलाका है, जिसकी आबादी 30,000 है। मेक्सिको के रास्ते लोगों को मालगाड़ी में जानवरों की तरह ठूस कर इस बॉर्डर तक लाया जाता है। मेक्सिको को अमेरिका से जोड़ने के लिए ईगल पास में 3 पुल बने हुए, लेकिन बिना दस्तावेज के पुल पार करना गैर कानूनी है, जबकि जमीन के रास्ते पर कटीले तार लगे हैं, जिसे पार करना नामुमकिन है। इसीलिए अमेरिका में घुसने का अवैध रास्ता रियो ग्रांड नदी बचता है, जो जानलेवा है। 2022 में बिना दस्तावेज के इस सीमा को पार करके अमेरिका आए प्रवासियों की संख्या 27 लाख पार कर गई है। इस साल सिर्फ अगस्त महीने में 2,33,000 लोग आ चुके हैं। 2022 में ही अमेरिका में अवैध रूप से घुसने के चक्कर में 890 लोग जान गंवा चुके हैं। इलॉन मस्क खुद दक्षिण अफ्रीका के मूल के हैं। उन्होंने अपने को प्रवासी समर्थक बताया। अमेरिकी सरकार से वो पहले भी इससे जुड़ी नीतियों में सुधार की मांग करते रहे। अब देखते हैं इस वक्त की 9 बड़ी खबरें कौन सी हैं जो सुर्खियों में हैं आज। पहली बड़ी खबर, दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। आसमान में छाया धुएं का गुबार। टमाटर शेड के पीछे फेंके गए कूड़े की वजह से लगी आग। दिल्ली के भोगल में एक और बड़ी खबर, 25 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस को मिली सफलता। छत्तीसगढ़ से 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने की सोने और पैसे की रिकवरी। पंजाब में किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन का आज भी दिखा असर। आंदोलन की वजह से कई ट्रेनें रद्द। ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को हो रही है परेशानी। मध्य प्रदेश के खंडवा में कबाड़ फैक्ट्री में लगी आग। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो चुका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ सड़क हादसा। बस पुलिया से टकराकर नदी में गिर गई। आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। एक और बड़ी खबर, लखनऊ में झोपड़ियों पर गिरा निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा। एक बच्ची समेत 10 की मौत, 10 मजदूर गंभीर रूप से घायल। इमारत के बेसमेंट में चल रहा था खुदाई का काम। उत्तराखंड के देहरादून में 15 बंदरों के शव एक साथ मिले। लोगों के साथ ही वन विभाग में मचा हड़कंप। जांच शुरू हो चुकी है। कावेरी जल बंटवारे के विरोध में आज बंद रहा कर्नाटक। व्यापक असर देखा गया है। दिन भर जमकर हुआ विरोध प्रदर्शन। और आज दिल्ली में राहुल गांधी कलाकारों के बीच पहुंचे। आईफिक्स गैलरी में लगी कलाकृतियों को देखा, लोगों से भी बातचीत की।